जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का फ्रांस की राज क्रांति। क्योंकि फ्रांस की राज क्रांति से आपको जब देखा जाए तो आपको बिहार पुलिस में काफ़ी जो है ज़्यादा बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, क्योंकि बिहार पुलिस का जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फ्रांस की क्रांति से, राज क्रांति से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम जो है इसके वन लाइनर, जितने भी वन लाइनर हो सकते हैं उन सभी के सभी वन लाइनर को यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर वन लाइनर चलते हैं। फ्रांस की राज क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, फ्रांस की राज क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में हुई थी, जो कि लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस की राज क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। किसके शासनकाल में? तो लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था थी। किस प्रकार की व्यवस्था थी फ्रांस में? तो सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था। ठीक ना, करेगा 14 जुलाई 1789 को फ्रांस क्रांतिकारियों ने एक बलिष्ठ, देखिए एक नेक्स्ट चलता हूँ। तो 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस की राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक ना, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, या फिर फ्रांस को स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 जुलाई को। तो इसी के दिन क्या हुआ था जी, हमारे वहाँ के देश के जो नागरिक थे उनको आज़ाद किया गया था, जेल को फाटक के तोड़ करके। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज क्रांति की देन है। ये सब नारा जो था समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का, ये फ्रांस की राज क्रांति का ही देन हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहे हैं आप सभी का इसी में। नेक्स्ट कह रखा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के साथ हुई। ठीक ना, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। ये किसका कथन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लुई 14वां का कथन है। किसका कथन है? कि मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही यहाँ का क्या है जी? कानून है। ये किसका कथन है? तो लुई 14वां का कथन है। राजा की निरंकुशता एवं स्वच्छतारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लना नामक संस्था थी। ये जो है राजा की निरंकुशता एवं स्वच्छतारिता पे अंकुश लगाने के लिए किस प्रकार की एक संस्था थी, जिसका नाम क्या था? यहाँ पे पार्लना नाम था। ठीक ना, जिसकी संख्या 17 थी। इसकी संख्या कितनी थी? 17 थी। और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये वंश क्रमानुगत होते थे। ठीक ना, ये जो है अपने क्रमानुगत ये वंश जो है चला करते थे। ठीक ना, वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने कराया था। किसने कहा था? लुई 14वां ने कराया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक का कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट के वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 16वां ने बनाया। वर्साय क्या था? फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? तो वर्साय थी। और किसने स्थापित किया था? तो लुई 14वां ने स्थापित किया था। एक क्वेश्चन को 4 बार, एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार, एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, याद हो जाएगा। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लुई 16वां ने फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो 1774 को लुई 16वां ने फ्रांस की गद्दी पर बैठा, बैठा। ठीक है, लुई 16वां की पत्नी का नाम मेरी एंटोनेट था। क्या नाम था? ये मेरी एंटोनेट था, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। क्या थी ये? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, राष्ट्र की समाधि वर्साय का, क्या बोल रहे हैं? वर्साय का भड़कीला राज दरबार था। ठीक ना, लुई 16वां को देशद्रोह का अपराध में फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। लुई 16वां को फांसी क्यों दी गई थी? तो देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। ठीक ना, टेलो, देखिए एक प्रकार का क्या है? टेलो एक प्रकार की भूमि कर था और टीके एक प्रकार का धार्मिक कर था। मतलब भूमि पर टेलो किस प्रकार का, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। टेलो जो था वो किस प्रकार का भूमि कर था? तो क्या किस प्रकार करता? तो भूमि कर था। लेकिन टी थे क्या था?
व्यक्ति थे, एक प्रकार का धार्मिक कर्ता जो चर्च को देना पड़ता था। ये किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी से क्या है? फ्रांस की क्रांति में वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो सर्वाधिक योगदान रहा। फ्रांस की राजक्रांति में वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू और रूसो का क्या रहा जी? ज़्यादातर इसमें योगदान रहा। वोल्टेयर चर्च का विरोधी था, ये क्वेश्चन। वोल्टेयर किसका विरोधी था? तो चर्च का विरोधी था। वोल्टेयर किसका विरोधी था? तो चर्च का विरोधी था। ओके। रूसो फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का समर्थन था। ठीक है। 100 चूहों की अपेक्षा, ये कौन कहता था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह मतलब एक शेर का शासन उत्तम है। यह फक्ति था किसका? वोल्टेयर का था। यह फक्ति किसका था? तो वोल्टेयर का था। ठीक है। उक्ति किसका था? ये वोल्टेयर का था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की व लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये वोल्टेयर की रचना है। ये आप रचना दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन को 2-3 बार देखते रहिए, आप लोगों से बच के नहीं निकलेगा। आंखों के सामने से ऐसा टच कीजिए कि आंख के सामने से गुजरे तो आपको पता चले कि हमने कभी इसको टच किया है। महसूस करोगे, बन जाएगा। कानून की आत्मा की रचना मोंटेस्क्यू ने की थी। कानून की रचना किसकी रचना है? तो मोंटेस्क्यू के, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने का विषय बताकर शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत पोषण किया है। तो पूछेगा क्वेश्चन, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने? तो मोंटेस्क्यू ने दिया था। ठीक है। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग के आगाज किया था। स्वतंत्र एक बंधुत्व भी क्रांति का नारा है। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप यहाँ से वन लाइनर आप देख सकते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या कह रहा 8वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। ये जो था ना 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी जो समाज था ये 3 स्टेट में बटा हुआ था। तीनों स्टेट को जानेंगे तुम बारीकी से। प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते थे। प्रथम स्टेट में क्या था जी? ये जो है कर्जी लोग आते थे, जो कि पादरी लोग आते थे प्रथम स्टेट में। द्वितीय स्टेट में जो है ना वो अविभाजक वर्ग के लोग आते हैं, नोबिलिटी वर्ग के लोग आते थे। ठीक ना। जबकि तृतीय स्टेट एक ऐसा स्टेट था जिसमें देश के 90% जनता आती थी, जैसे टीचर हो गए, है कि ना जी, ये हमारे जितने भी सरकारी जॉब करने वाले हो गए या फिर आम आदमी हो गए, है कि ना, ये सारे के सारे लोग उसमें जज हो गए, है कि ना, ये सब के सब जो उसमें आ जाया करते थे। ठीक ना। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। जितने भी आप देख सकते हैं आपके घर बगल में जितने भी सारे लोग होंगे उन सभी को कर चुकाना पड़ता है। तो इन सभी को क्या कहता है? कर देना पड़ता था। तो इन सभी को जो तृतीय स्टेट में लोग आते थे वो 90% लोग किस में? तृतीय स्टेट में आते थे। जिन लोगों को क्या करना पड़ता था? अपने किसी भी काम के बदले, कोई भी सामान खरीदने किसी भी काम के बदले क्या चुकाना पड़ता था? कर चुकाना पड़ता था। जबकि ये प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों में ये सब चीज़ें नहीं थी। इसी वर्ग में व्यापारी आते थे। व्यापारी जैसे कि हम लोग हो गए, है कि ना जी, व्यापारी आते थे। मतलब हम लोग हो गए जैसे आम आदमी। ठीक ना। और व्यापारी आते थे डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, मजदूर सभी शामिल थे। किसमें? तृतीय स्टेट में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी से क्या बोल रहा है? कह रहे फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिवरे थी। ये याद रखिएगा। ठीक है। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का मुद्रा क्या थी? तो लिवरे थी। ठीक है। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। स्टेट जनरल की अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई थी। माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। ये क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा आप सभी से। माप तौल की ये दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो फ्रांस की देन है। किस देश की देन है? तो आप सभी याद रखिए किसकी देन है ये? तो फ्रांस की देन है। कोई फ्रांस की देन है। ठीक है। इसको आप एकदम ही ध्यान रखिएगा। ओके। चलिए सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक पूछेगा क्वेश्चन। संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? हर्डर को कहा जाता है। तो हर्डर को आप इसको याद रख सकते हैं। किनको कहा? संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक किसको कहा जाता है? तो हर्डर को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को क्रोसिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था।
यानी कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ था आपसे पूछ सकता है। तो 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी कहाँ थी, अजाकिया में। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोर्सिका द्वीप की राजधानी कहाँ थी, तो बोलिएगा कहाँ पे, अजासिया में। कहाँ पे थी, तो ये अजासिया में, ठीक है, अजासिया में थी। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप सभी से क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कह रहेगा नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, तो कार्लो बोनाट था, कार्लो बोनापार्ट, ठीक है, कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन का पिता का नाम क्या था, तो कार्लो बोनापार्ट था, ठीक है। और इसका भी नाम क्या था, पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था यहाँ पे, नेपोलियन बोनापार्ट था, ठीक है। नेपोलियन का पूरा नाम क्या था, तो नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में एक शिक्षा प्राप्त की थी। किसमें, तो सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ के, तो ब्रिटेन के। कहाँ के, तो ब्रिटेन के, ठीक है। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। किसको समाप्त किया, प्रमुखता को समाप्त किया। इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुखता को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ था। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था, 1799 में हुआ था। नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसल बना और 1802 में जीवन भर के लिए कौंसल बना रहा, ठीक है, बना। तो सबसे पहले जो था कब बना, प्रथम बार कौंसल कब बना था, तो 1799 में। लेकिन ये पूरे जीवन भर के लिए कब बना, तो 1802 ईस्वी में बना। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप सभी से क्या बोल रहा है, इसी का पार्ट है, ठीक है। अभी ये फ्रांस की राजक्रांति ही चल रहा है, ठीक है। आज हम फ्रांस की राजक्रांति को पूरा तरह से ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद जब उसने पूरे दुनिया मतलब जीवन भर के लिए बन गया, 1802 में पूरे जीवन भर के लिए बना। उसके बाद आता है 1804 में नेपोलियन को फ्रांस की सम्राट बना दिया गया, ठीक ना। तो कब बना ये नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट कब बना, तो 1804 ईस्वी में। 1802 में पूरे जीवन भर के लिए उस समय बन गया था। उसके बाद ये जो फ्रांस का जो है सम्राट कब बना, तो 1804 ईस्वी में फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट ने सम्राट बना, ठीक है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है, नेपोलियन को ही माना जाता है, ठीक है। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। किसने कहा, क्वेश्चन पूछ सकता है, किसने कहा, नेपोलियन ने कहा किसको, बनियों का देश, तो इंग्लैंड को कहा। किसको कहा, बनियों का देश, इंग्लैंड को कहा। किसने कहा, तो नेपोलियन ने कहा। क्या कहा, इंग्लैंड को, तो बनियों का देश कहा, ठीक है, मतलब खरीद बेच करने वाले, ठीक है। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइस से शादी की थी। देखिए इस क्वेश्चन पूछेगा, नेपोलियन की पहली पत्नी कौन थे, तो जोजेफाइन थी, जिसको उसने क्या किया, तलाक दे दिया। तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी महारानी से शादी किया, मोरिया लुइसा से शादी कर लिया, ठीक है। तो इसने क्या किया था, जोजेफाइन को इसने तलाक दिया और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी कर ली, ठीक है। करेगा ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ, ठीक है। तो ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ, तो 21 अक्टूबर 1805 को किस बीच हुआ, तो इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी से बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया, जो कि 1800 ईस्वी में। तो पूछेगा क्वेश्चन, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया, तो नेपोलियन ने किया। कब किया, तो 1800 ईस्वी में किया, ठीक है। नेपोलियन ने कानून का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा गया। नेपोलियन ने कानून का एक संग्रह बनवाया, नेपोलियन ने कानून का एक संग्रह तैयार किया जिसे नेपोलियन का कोड कहा गया। क्या कहा गया, नेपोलियन का कोड कहा गया। ओके, नेक्स्ट कहता है, नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में जहाजी बेड़े के नायक नेल्स के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। ये क्या हुआ, नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में ही ये क्या हुआ, पराजित हुआ, यानी कि हार गया पूरी तरह से। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कब ये हारा, किस युद्ध में हारा, तो आपको ये नील नदी के युद्ध में हारा अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के जहाज के बेड़े के नायक
नायक बोले तो उसमें का हीरो कौन था? नेल्सन के हाथों बुरी तरह से हारा था। किसके हाथों हारा था? तो नेल्सन के हाथों बुरी तरह से हारा था, जो कि अंग्रेजी जहाज के बेड़े के नायक थे, यानी कि हीरो थे। उनके उससे क्या हुआ? पराजित हुआ था। ठीक है, कह रहे यूरोप के राष्ट्र ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिप्जिग का नामक स्थान पर हरा दिया। कौन? यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर, यूरोप के देशों ने मिलकर 1813 ईस्वी को नेपोलियन को लिप्जिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के, चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, एल्बा के टापू पर भेज दिया। एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भागकर निकला और पुनः फ्रांस की सम्राट बन गया। देख रहे हैं फिर ना, ये कितना मतलब खतरनाक था। यहाँ से भी भाग जाता है। यहाँ पे पहले इन लोगों ने पराजित किया, फिर ये लड़ाई लड़ा। ठीक है, इन लोगों ने पराजित किया, क्या हुआ? फिर ये लड़ाई लड़ा और फिर 13 में पहुँचा। फिर नेपोलियन लिप्जिग पर स्थान पर हरा दिया गया, उसे हरा दिया गया। फिर से बंदी बनाकर एल्बा टापू के में भेज दिया गया था। फिर भी वहाँ से क्या हुआ जी? भाग निकल कर पुनः फ्रांस का क्या बना? ये सम्राट बना। देख रहे हैं कितना ये संघर्ष किया और आगे बढ़ा और अपना जो है सम्राट बना रहा। सम्राट को मतलब कि वहाँ का राजा बना रहा, छोड़ा नहीं। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को टालरुल के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हिलेना द्वीप पर भेज दिया। वहाँ 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु कब हो गई? 1821 में। कितना बार इसको हराया गया, कितना बार इसको बंदी बनाया गया, फिर भी ये भाग जाता था, है कि ना। और अंततः ये लास्ट में जाकर क्या हुआ जी? यहाँ पर ये बंदी बना लिएगा और वहाँ पे इसको भेज दिएगा, जहाँ 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेपोलियन लिटल कार्वल का नामक से जाना जाता है। नेपोलियन क्या था जी? नेपोलियन जो था वो लिटल कार्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपोलियन लिटल कार्पोरल के भी नाम से जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण। तो क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो रूस पर आक्रमण। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो रूस पर आक्रमण। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था सूत्रपात किया था। कौन सा व्यवस्था? महाद्वीपीय व्यवस्था सूत्रपात किया था। ठीक ना। वियना कांग्रेस के समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस की प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। फ्रांस के प्रभुत्व को भी यहाँ पे क्या हुआ जी? मित्र राष्ट्र यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और यहाँ पे जो है फ्रांस का युद्ध, जो फ्रांस की राजक्रांति जो है यहाँ पे समाप्त हुई। फ्रांस की राजक्रांति क्या हो यहाँ पे समाप्त होती है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो इसको लिखिए भी। इसको आप जो है आप अपने बुक में, अब नोटबुक में आप इसको लिखिए पूरी तरह से, और यहाँ से भी आप क्वेश्चन को तैयारी करते रहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अरे वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।